जब मैं झाड़ू में लिहाफ उड़ती हूँ तो पास की दीवार पर उसकी परछाई हाथी की तरह झूमती हुई मालूम होती है और एकदम से मेरा दिमाग बीती हुई दुनिया के पर्दों में दौड़ने भागने लगता है। न जाने क्या कुछ याद आने लगता है। ये जब का जिक्र है जब मैं छोटी सी थी और दिन भर भाइयों और उनके दोस्तों के साथ मार कुटाई में गुजार दिया करती थी। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि कमबख्त इतनी लड़ाका क्यों थी। उस उम्र में जबकि मेरी और बहनें आशिक जमा कर रही थीं, मैं अपने पराए हर लड़के और लड़की से जूतम पैजार में मशगूल थी। यही वजह थी कि अम्मा जब आगरा जाने लगी तो हफ्ता भर के लिए मुझे अपनी एक मुंह बोली बहन के पास छोड़ दी। उनके यहाँ अम्मा खूब जानती थी कि चूहे का बच्चा भी नहीं और मैं किसी से लड़ भिड़ भी ना सकूंगी। सजा तो खूब थी मेरी। हाँ, तो अम्मा मुझे बेगम जान के पास छोड़ गई। वही बेगम जान जिनका लिहाफ अब तक मेरे जहन में गर्म लोहे के दाग की तरह महफूज है। नमस्कार, मैं जमशेद कमर सिद्दीकी हाजिर हूं लेकर आवाज़े का नया एपिसोड। आज हम जिक्र कर रहे हैं उर्दू अदब की उस लेखिका की जिसके बारे में कहा जाता है कि एक दौर ऐसा भी था जब जिन रिसालों या मैगजीन में उस लेखिका की कहानियां छपती थीं, उन रिसालों का यूपी के पर्दानशी घरों में दाखिला बंद था। घुटती हुई, सिसकती हुई औरतों को उस लेखिका ने जिस बेबाकी और बेखौफी के साथ पेश किया, उसने पुराने जहन के मर्दों को बौखला दिया था। आवाज़ें के इस एपिसोड में हम जिक्र कर रहे हैं अपने वक्त से आगे की कलमकार इस्मत चुगताई की। सारा दिन बेगम जान परेशान रही। उनका जोर जोर टूटता रहा। किसी का भी छूना उन्हें ना भाता था। उन्होंने खाना भी ना खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूं? सच कहती हूँ। मैंने ताश रख दिए। मैं थोड़ी देर तक खुजाती रही। उनकी पीठ चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं हौले हौले खुजाती रही। उनका काम करके कैसी खुशी होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो। बेगम जान बोली। इधर हैं, जरा शाने से नीचे। हाँ, वाह भाई वाह। इस्मत बचपन से ही काफी आजाद ख्याल थी और इसकी गवाही यह है कि साल 1940 में उत्तर प्रदेश में उर्दू का एक रिसाला काफी मशहूर था। नाम था तहजीब निस्वा। इस रिसाले के संपादक को एक रोज एक मजमून मिला जिसमें किसी मजहबी बात पर एक छोटी बच्ची ने एक निशाना साधा था, एक तनकीद की थी। लेख के नीचे लिखने वाले का नाम था इस्मत चुगताई। इस मजमून के लिए इस्मत को खूब डांट पड़ी। अपने रेडियो पाकिस्तान को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने इस वाकये का जिक्र भी किया है। मैंने एक दफा एक मजमून लिखा हुआ था, वो मेरे पास पड़ा हुआ था बचपन। अच्छा। वो मैंने सबसे पहले लिख के, मेरे घर में सिर्फ 2 रिसाले आया करते थे, तहजीब निस्वा और फूल बच्चों के लिए। अच्छा। तो मैंने तहजीब निस्वा को लिखा, भेजा वो बचपन मेरा मजमून। तो उन्होंने मुझे बेहद डांटा। अच्छा। और उनका तुमने बहुत बुरा लिखा है और बहुत बदतमीजी की बातें लिखी हैं। उसमें मैंने कुछ ये लिख दिया था कि क़िरत निकलवाई जाती गले से तो गले में छू पड़ते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा तुमने कुरान शरीफ की हद तक की है। मैंने बिल्कुल नहीं की थी, जो फैक्ट था, जो मुझ पर बीती थी वो मैंने बता दी थी। तो वो मजमून रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उसके बाद वो मजमून जब छपा तो सबको बहुत पसंद आया। अच्छा। वो बचपन के दांत घिसे जाते हैं हमारे मंजन से। अच्छा। अरे हिजाब इस्माइल तो चमेली की कलियां सूंघती हैं, नारंगी की कलियां सूंघती हैं और हमें चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं, धमूके मिलते हैं। तो ये लिखा था। साल 1915 में उत्तर प्रदेश के बदायूं में पैदा हुई इस्मत चुगताई को अदब की दुनिया में इस्मत आपा के नाम से पुकारा गया। वो उर्दू की सबसे विवादित लेखिका थी। उम्र का बड़ा हिस्सा जोधपुर में गुजरा, जहां उनके वालिद सिविल सर्वेंट थे और ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन यानी कि तरक्की पसंद मुसन्निफीन की एक मीटिंग अटेंड की। वो हमेशा एक आजाद फेमिनिस्ट आवाज के तौर पर पहचानी गई। इस्मत आपा ने अपने आसपास में जो कुछ भी देखा, चाहे वो औरतों पर मर्दों का गुलामाना रवैया हो या जिंदगी की मुश्किल तरीन हालात में औरतों की दुनिया से लड़ाई, उन्होंने बिना लाग लपेट के उस सच को बिना किसी पर्दे के साथ अपनी कहानियों में रख दिया और इस तरह वो अपने जमाने से बहुत आगे देखने वाली अदीबा कहलाई। उनके बारे में जावेद अख्तर कहते हैं
इस्मत आपा को दूध के धुले किरदारों से कोई दिलचस्पी नहीं। ये बड़े टूटे फूटे लोग थे जिनमें खामियां थीं, कमज़ोरियां थीं, लालच थी, बेईमानी थी, झूठ बोलते थे, रियाकार थे, धोखा दे देते थे, बेवफा थे। ये तमाम जो ऊपर ऊपर आपको खराबियां देख रही हैं, उसके बावजूद ये अदीबा का कमाल था कि वो इन सारी चीज़ों के पीछे जो इंसान है और उसका क्या है, मसला क्या है, वो देख लेते। ओई, तो क्या मैं खा जाऊंगी? कैसा तंग स्वेटर बना है, गरम बनियान भी नहीं पहना तुमने। मैं कुलबुलाने लगी, कितनी पसलियां होती हैं? उन्होंने बात बदली, एक तरफ 9 और दूसरी तरफ 10। मैंने स्कूल में याद की हुई हाइजीन की मदद ली, वो भी ऊट पटांग। हटाओ तो हाथ। हाँ, 1 2 3। मेरा दिल चाहा किसी तरह भागूं और उन्होंने जोर से भींचा। ओह, मैं मचल गई। बेगम जान जोर जोर से हंसने लगी। अब भी जब कभी मैं उनका उस वक्त का चेहरा याद करती हूँ तो दिल घबराने लगता है। जिस फेमिनिज्म को यूरोप समेत पूरी दुनिया ने बाद में समझा, उसे इस्मत आपा ने बहुत पहले अपने कलम के जरिए कागज पर समेट लिया। हालांकि इसके लिए उन्हें कई बार मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे कि कहानी लिहाफ पर अश्लील होने का आरोप लगा और इसके लिए उन पर मुकदमा भी चला। पाकिस्तान की मशहूर लेखिका जाहिदा हिना इस बारे में कहती हैं, हमारी खुशकिस्मती थी कि उनका जो लिहाफ था अफसाना, और जिसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है, बस उन्होंने लिहाफ का कोना उठा के ज़रा सा देखा था, फिर जल्दी से उसे छोड़ दिया था। तो वो लिहाफ कुछ लोगों को बहुत बुरा लगा और यहाँ तक कि उस पर फहाशी का मुकदमा चला। और ये भी एक दिलचस्प बात है कि उन पर और मंटो के अफसाने बू पर एक ही वक्त में लाहौर में मुकदमा चला। दोनों मुकदमा लड़ने गए और आखिरकार छूट के आए। जब जज ने फैसला दे दिया तो उसने इन्हें अपने उसमें बनाया, चेम्बर में बुलाया और कहा कि भाई तुम ऐसी कहानियाँ क्यों लिखती हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ऐसी कहानियाँ नहीं लिखती, ज़िंदगी ऐसी है, लोग ऐसे हैं, तो इसलिए मैंने ये कहानियाँ लिखी हैं और लिहाफ में तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। कि नहीं, वो तुम्हारे ख्याल में नहीं है लेकिन लोगों के ख्याल में है। तो इस्मत आपा ने कहा कि मैं लोगों के ख्याल का मैं क्या कर सकती हूँ, इसलिए कि कहानी तो मुझे खुद लिखनी है और अपने जो मेरी फहम है, जो मेरी सूझबूझ है, उसी के हवाले से मैं लिखूँगी। चोटे, छुई मुई, एक बात, कलियां, टेढ़ी लकीर, जिसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिला, जिद्दी, जंगली कबूतर और 2 हाथ जख्मी, इस्मत आपा की ये वो कहानी संग्रह और उपन्यास हैं जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उनकी फिल्में गर्म हवा या फिर आरजू फिल्म जगत को हमेशा रास्ता दिखाएंगी। उन्होंने ठेठ मुहावरेदार गंगा यमुनी जबान का इस्तेमाल किया, जिसमें हिंदी और उर्दू की कोई बंदिश नहीं थी। लफ्ज बहते हुए से लगते थे। अपनी हर कहानी और उपन्यास में उन्होंने औरतों के उन मुद्दों को आवाज दी जिन्हें कहते हुए दूसरे लेखकों के हाथ कांपते थे। मशहूर कवियत्री और लेखिका पद्मा सचदेवा उन्हें याद करते हुए कहती हैं, एक और मुझे बात उनकी याद आती है। हमारे घर में जब पहली मर्तबा तशरीफ लाई तो मैं उनको घर से लेकर आई थी। कुछ रिकॉर्डिंग्स करनी थी मैंने बीबीसी के लिए, तो घर में कुछ शायर उर्दू के आए हुए थे, कुछ उर्दू के विद्वान लोग आए हुए थे, ज़ोए अंसारी थे, अली सदार जाफरी थे, आपा थी, कुरतलैन हैदर थी और शायर लोग थे। तो बैठे हुए थे। तो पहले जब ये आई तो दरवाजे की तरफ देख रही हैं, तो मैंने कहा आपा मेरा घर है। सरदार जी इतनी देर में आ गए, दरवाज़ा खोलकर सलाम वलाम किया तो कहने लगी, अरे उनकी तरफ देखा नहीं। कह ली अच्छा। मैंने कहा आपा मेरे शौहर हैं, आपको सलाम कर रहे हैं। तो भी नहीं इनको देखा। मुझे कुछ अजीब सा लगा कि क्या कर रही हैं ये। अक्सर मैं इनका जिक्र करती हूँ और बात होती है। तो कहने लगी ये फ्लैट किसका है? मैंने कहा ये भी इन्हीं का है। फिर सरदार जी को देखा घूर कर, तो कहने लगी अरे फ्लैट के साथ है तो क्या बुरा है। तो अंदर जो ठहाके गूंजे, बेदी साहब, राजेंद्र सिंह बेदी, किशन चंद्र भी बैठे थे, खूब हंसे। इस्मत साल 1941 में बंबई आ गई और फिर सारी जिंदगी यहीं गुजारी। यहीं उन्होंने मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर शाहिद लतीफ से शादी की और कई शानदार फिल्मों के लिए लिखा। उनके फिल्मी सफर को याद करते हुए जावेद अख्तर ने बताया, एक्चुअली तो उन लोग का अपना प्रोडक्शन हाउस था। उनके जो शौहर थे शाहिद लतीफ साहब, वो डायरेक्टर थे
ये लिखती थी। इन लोगों ने खुद फिल्में बहुत बड़ी बड़ी बनाई हैं। देवानंद जिस फिल्म से स्टार बने वो तो इस्मत आपा ही की नॉवल ज़िद्दी पे वो था, और उसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने लिखी थी, शाहिद लतीफ़ साहब ने डायरेक्ट किया था। वो फिल्म ने देवानंद को तो स्टार बनाया ही था, ज़िंदगी में जो पहला सोलो गाना गाया है किशोर कुमार ने वो भी ज़िद्दी का था। मरने की दुआएं क्यों मांगूं, जीने की तमन्ना कौन करे, ये गज़ल थी जदबी साहब की। इस्मत आपा ने यूं तो तमाम लोगों को पढ़ा, लेकिन मुंशी प्रेमचंद और रविंद्रनाथ टैगोर से उन्हें खास लगाव था। प्रेमचंद से बचपन में हुई एक छोटी सी मुलाकात के बारे में उन्होंने एक बार बताया था। एक दिन वो सो रहे थे तो देखा, तो सो रहे थे तो पाँव उनके यूँ थे, लेटे हुए थे और पाँव यूँ थे। तो मैंने उनके दोनों पाँव पकड़ के और बीच में से झाँका तो उनकी आँख खुल गई। उठ के बैठे, कौन तू? मैंने कहा मैं एक चोर हूँ, मैंने आपकी कहानियाँ चुराई। क्या बक रही है, बता क्या नाम है तेरा? मैंने अपना नाम बताया। अच्छा वो वाली इस्मत है। अब वो मुकदमा चलने से मुझे शोहरत मिल गई। तो एक फ़न होता है, कहानियाँ पढ़ी किस तरह से बनती हैं। प्रेमचंद जी, गुरुदेव, टैगोर, ये बड़े बड़े लोग, इनकी कहानियाँ जो कलेजे को चोट लगाती हैं, जो अंदर घुस जाती हैं, दिल और दिमाग को रोशन कर देती हैं, वो अंदाज उनकी नकल करना, उनको सीखना, उनको पढ़ना, उनको रचना, अपने में समो लेना। इस्मत चुगताई ने पूरी जिंदगी अपने उपन्यास और कहानियों से समाज को झंझोड़ा और पुराने रवायती तरीकों पर चोट की। उनकी कोशिश औरत को उसके जिस्म से आज़ाद करना था, ताकि दुनिया उसकी जहनियत को पहचाने, उसके सोच, उसके ख्याल को पहचाने। गालिब अवार्ड, साहित्य अकादमी, इकबाल सम्मान, मखदूम अवार्ड और नेहरू अवार्ड जैसे तमाम पुरस्कारों से नवाजी गई इस्मत चुगताई ने साल 1951 में 24 अक्टूबर के दिन इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अम्मा, मैं हिम्मत करके गुनगुनाई, मगर वहां कुछ सुनवाई नहीं हुई और लिहाफ मेरे दिमाग में घुसकर फूलना शुरू हो गया। मैं डरते डरते पलंग के दूसरी तरफ पैर उतारे और टटोलकर बिजली का बटन दबाया। हाथी ने लिहाफ के नीचे कलाबाजी लगाई और एकदम से पिचक गया। कलाबाजी लगाने में लिहाफ का कोना फुट भर ऊंचा उठा और मुझे कुछ दिखाई दिया। अल्लाह, मैं गड़ाप से अपने बिछौने में। अपने जमाने से आगे का होना, ये जुमला आमतौर पर अदीबों और शायरों के लिए इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन इस्मत चुगताई वो अदीबा थी जो वाकई अपने ज़माने से बहुत आगे की सोच रखती थी, और ये उनके मामले में एक हकीकत है। तो आज के लिए आवाज़ें में इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई आवाज़ के साथ। फिलहाल मैं जमशेद कमर सिद्दीकी आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।